सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग द नॉन एक्वस सॉल्वेंट हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपका एप्रोटिक सॉल्वेंट होगा। तो अभी तक जितने भी नॉन एक्वस सॉल्वेंट हमने डिस्कस करा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नॉन एक्वस सॉल्वेंट है, जिसमें हमने अमोनिया एज ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट, हाइड्रोजन फ्लोराइड एज ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट, देन हमने सल्फ्यूरिक एसिड एज ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट डिस्कस करा। वो सारे सॉल्वेंट्स ऐसे थे जिनको हम प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। प्रोटिक सॉल्वेंट और नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट में जो मेजर डिफरेंस यही है कि उन सॉल्वेंट्स को हम प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं जिनमें जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं वो या तो एक्सेप्टेबल या डोनेबल होते हैं। मींस ये वो सॉल्वेंट है जो अपने प्रोटॉन को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट इज देयर व्हिच इज कॉल्ड एज एप्रोटिक सॉल्वेंट। एक और क्लास ऑफ नॉन एक्वस सॉल्वेंट हमारे पास होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एप्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हम थोड़ा एप्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि एप्रोटिक सॉल्वेंट होता क्या है। इसके बाद हम एक इम्पॉर्टेंट जो एप्रोटिक नॉन एक्वस सॉल्वेंट है जिनको हम लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा, और इनकी कुछ केमिकल रिएक्शन जो आप एप्रोटिक सॉल्वेंट सल्फर डाइऑक्साइड में कर सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा ब्रीफ आइडिया देंगे अबाउट द एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो एप्रोटिक सॉल्वेंट होता क्या है? कोई भी ऐसा सॉल्वेंट एप्रोटिक जिनको हम नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट भी कहते हैं। अब याद रखिएगा, प्रोटिक रिप्रेजेंट्स द प्रोटॉन। So these are the solvents which may or may not have hydrogen in their molecular formula. अब ये ऐसे सॉल्वेंट्स है जिनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में हाइड्रोजन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर हम ऐसा एक सॉल्वेंट की बात करें जिनमें हाइड्रोजन है और एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल हम बेंजीन की बात करें, तो बेंजीन ऐसा सॉल्वेंट है, यूजुअली इसमें अगर हम देखते हैं तो प्रोटॉन है, लेकिन ये हमारे एप्रोटिक सॉल्वेंट की कैटेगरी में आते हैं, बिकॉज ये जो प्रोटॉन यहाँ पे प्रेजेंट है, दिस प्रोटॉन इज नॉट डोनेबल, नॉट दिस बेंजीन एक्सेप्ट एनी प्रोटॉन। तो इसीलिए बेंजीन को हम एप्रोटिक सॉल्वेंट की कैटेगरी में रखते हैं। उसी तरह अगर हम CCl4 की बात करें, ये भी एप्रोटिक सॉल्वेंट है। SO2 की बात करें, ये भी आपका एप्रोटिक सॉल्वेंट है। क्लोरोफॉर्म की बात करें, ये भी एप्रोटिक सॉल्वेंट है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? इन दोनों में अगर हम देखें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को कंपेयर करें, तो ये कुछ ऐसे एप्रोटिक सॉल्वेंट्स है जिनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है, लेकिन ये हाइड्रोजन ना डोनेट हो सकते हैं, ना ये जो आपकी एप्रोटिक सॉल्वेंट्स है हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसकी कंपैरिजन में हम CCl4 और SO2 को देखते हैं, ये वो सॉल्वेंट्स है जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में ही प्रोटॉन नहीं है। तो दिस आर दी व्हाट वी मीन बाय एप्रोटिक सॉल्वेंट इज। तो याद रखिएगा, एप्रोटिक सॉल्वेंट वो सॉल्वेंट है जिनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में हाइड्रोजन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन जिनमें हाइड्रोजन होगा उनके पास ये कैपेबिलिटी नहीं होंगे कि वो हाइड्रोजन को डोनेट कर सके या कोई दूसरे स्पीशीज से हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर सके। सो दिस इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन ऑफ एप्रोटिक सॉल्वेंट। एग्जांपल हमने बताया, ये कुछ एग्जांपल है जो कि एप्रोटिक सॉल्वेंट की कैटेगरी में आते हैं। So ultimately we can say that aprotic solvent lacks the acidic proton, means जो प्रोटॉन डोनेट होने के लिए होना चाहिए वो एक्चुअली क्या करते हैं, लेक करते हैं। Although protons are there, but this particular proton is not an acidic proton, therefore such type of solvent is called as aprotic solvent. अब इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें, यूजुअली they have no charge except few, and their dielectric constant is very low. They cannot have hydrogen bond with themselves because they lack that particular acidic proton in their chemical structure. So polar aprotic solvent are of particular interest. अब इनमें भी हमारे पास जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, दैट प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल in the non-aqueous chemistry. Why? Because they have the ability to dissolve salts, although they cannot donate proton. सो इनके पास ये कैपेबिलिटी रखते हैं कि वो डिफरेंट सॉल्ट्स को क्या कर सके, डिसॉल्व कर सके, येट दे डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी
to donate proton. So many hydrocarbons and chlorocarbons are classified as aprotic solvent. Some of the examples are acetone is also an aprotic solvent, ethyl acetate, DMSO जिनको आप डाइमिथाइल सल्फोक्साइड कहते हैं, डाइमिथाइल फॉर्मामेट, एन डाइमिथाइल फॉर्मामेट जिसे आप कहते हैं, हाइड्रोक्सीमिथाइल फर्फ्यूरल is also a kind of aprotic solvent, oxal and tetrahydrofuran, clone ethers and acetonitriles are an example of aprotic solvent. So this is a very simple definition of aprotic solvent along with some properties and with some example. तो ये हमारा second important category of non aqueous solvent है जिसको हम aprotic solvent कहते हैं. Now let's again see some of the chemical structure of this aprotic solvent. aprotic acetone का आपको पता है, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड का ये स्ट्रक्चर है, एसिटोनाइट्राइल का ये स्ट्रक्चर है. पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट वी हैव डाइमिथाइल फॉर्मामेट, वी हैव टेट्राहाइड्रोफ्यूरन. सो in protic solvent usually anions are usually solvated due to the presence of hydrogen bond. Thus, their ability to serve as a nucleophile is inhibited. However, on the other hand, if these anions are not solvated, then yet there will be no effect on the rate of reaction in aprotic solvent. So this is again some of the another important property of aprotic solvent. All nucleophiles tend to be more reactive in protic than aprotic solvent than comparison to the protic solvent. तो न्यूक्लियोफाइल जो है यूजुअली मोर reactive होंगे aprotic solvent में as compared to protic solvent में. The species that are strongly solvated in polar protic solvent will gain reactivity in polar aprotic solvent. For example, fluoride की अगर हम बात करें. Again, polar aprotic solvents are generally used when a polar protic solvent gives poor result due to weak nucleophilicity. For example, अगर हम fluoride, cyanide या हम acetate की बात करें तो polar aprotic solvent हम तभी यूज करते हैं जब आपके पास पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपकी रिजल्ट्स क्या दे, आपको बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट ना दे because of the weak nucleophilicity. So this is again some of the important properties of aprotic solvent. Now let's compare the difference between aprotic and aprotic solvent. Now आप कुछ important simple सा comparison करते हैं जो कि protic और aprotic solvent के बीच में होंगे. For example, comparison one कहें तो हाइड्रोजन एटम. प्रोटिक में क्या होंगे, मिनिमम 1 हाइड्रोजन एटम होंगे जो कि किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ डायरेक्टली अटैच होंगे. एप्रोटिक में नो सच हाइड्रोजन एटम्स डायरेक्टली connected to an electronegative atom. So this is the important property of hydrogen atom that are present in protic and aprotic solvent. Second, hydrogen bonding capacity की बात करें, protic solvents have the capability to undergo hydrogen bonding. aprotic solvent में hydrogen bonding क्या रहते हैं, absent रहते हैं. एसिडिटी की बात करें, यूजुअली बिकॉज प्रोटिक सॉल्वेंट में डोनेबल प्रोटॉन्स होते हैं, एसिडिक प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटिक सॉल्वेंट यूजुअली एसिडिक होते हैं. यहाँ पे जो एसिडिक प्रोटॉन है वो एब्सेंट रहते हैं प्रोटिक में, तो ये नॉन एसिडिक होंगे. डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करते हैं, प्रोटिक सॉल्वेंट का यूजुअली हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू होगा, एप्रोटिक का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यूज यूजुअली लो होते हैं. बॉन्ड की बात करें, रिच इन OH and NH बॉन्ड होंगे, यूजुअली दीज आर द बॉन्ड व्हिच शोज एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एप्रोटिक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होंगे, इसका मतलब है यहाँ पे ऐसे बॉन्ड जो कि जहां पे हाइड्रोजन डायरेक्टली लिंक टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स वो नहीं होंगे. सॉल्ट डिसोल्यूशन की बात करें, प्रोटिक सॉल्वेंट यूजुअली हम प्रेफरेबल करते हैं सॉल्ट को डिसॉल्व करने के लिए, बट aprotic solvents can also dissolve some salts, but preferable हम protic solvents को ही देते हैं. SN1 रिएक्शन की बात करें, प्रोटिक सॉल्वेंट हमारे SN1 रिएक्शन को फेवर्ड करते हैं, लेकिन एप्रोटिक सॉल्वेंट में SN1 रिएक्शन क्या होंगे, बहुत स्लो होंगे. आप मैकेनिज्म को देखेंगे एकदम आपको समझ में आ जाएगा प्रोटिक और एप्रोटिक क्यों SN1 मैकेनिज्म को प्रोटिक क्या करते हैं, फेवर करते हैं, एप्रोटिक नहीं करते हैं. उसी तरह बिल्कुल SN2 रिएक्शन इसका रिवर्स होते हैं. प्रोटिक सॉल्वेंट prefers SN1 mechanism, however SN2 mechanisms undergoes very slow in protic solvent.
इसके रिवर्स में SN2 मैकेनिज्म इज फेवर्ड बाय एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो ये याद रखिएगा, SN1 मैकेनिज्म प्रोटिक सॉल्वेंट में ज्यादा फेवर होंगे लेकिन एप्रोटिक में स्लो होंगे। SN2 मैकेनिज्म प्रोटिक में स्लो होंगे, एप्रोटिक में ज्यादा फेवर्ड करेंगे। कार्बोकेटेन की स्टेबिलिटी की बात करें, प्रोटिक सॉल्वेंट यूजुअली स्टेबलाइज कार्बोकेटेन एंड न्यूक्लियोफाइल। Aprotic solvent have no stability or preserving in aprotic solvent. एग्जाम्पल्स ऑलरेडी हमने डिस्कस करा है। प्रोटिक में हमारे पास वाटर हुआ, एसिड हुआ, अमोनिया हुआ, एसिटिक एसिड H2SO4 हुआ। एप्रोटिक में हमारे पास SO2 हुआ, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड हुआ, डाइमिथाइल फॉर्मामेट, क्रॉन ईथर्स एक्स्ट्रा हुआ। एप्लीकेशन की बात करें, यूजुअली प्रोटिक सॉल्वेंट्स हमारे हाइड्रोजन गैस, रिडक्टिव इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और SN1 रिएक्शन करने के लिए एप्लीकेशन में आते हैं। एप्रोटिक सॉल्वेंट यूजुअली ऑयल, गैस, पेंट, कोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में ज्यादातर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज होते हैं। Now let's compare some of the important properties, that is the dielectric constant and the dipole moment of some aprotic solvent. एसीटोन की बात करें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 21 है, डाइपोल मोमेंट 2.88 है। एन मिथाइल एन डाइमिथाइल फॉर्मामेट की बात करें 38, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3.02 उसका डाइपोल मोमेंट है। DMSO की बात करें 47, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3.96 उसका डाइपोल मोमेंट। एसिटोनाइट्राइल की बात करें 3.75 एंड 3.9 आर द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड द डाइपोल मोमेंट वैल्यू। टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन 7.5, 1.75, इथाइल एस्टेट 6 एंड 1.8। Liquid sulfur dioxide has a dielectric constant of 17.27 and 1.6. So all these values of dielectric constant is reflecting that the dielectric constant of aprotic solvents are usually lesser than the dielectric constant of the protic solvent, जिसमें हमने 78 आपका हेनरेन dielectric constant values हमने protic solvent का देखा था। So this is just a brief idea about the aprotic solvent and a comparison between protic and aprotic solvent. एक brief idea aprotic solvent का, और हमने थोड़ा different properties compare करा protic और aprotic solvent में। So out of these, one of the important aprotic solvents are there which is known as liquid sulfur dioxide. तो प्रोटिक सॉल्वेंट में हमने तीन एग्जाम्पल देखा, H2SO4, HF, एक्वस अमोनिया। अब हम एक एग्जाम्पल एप्रोटिक नॉन एक्वस सॉल्वेंट का भी देख के चलते हैं। इनका कुछ केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज हम देखेंगे और किस टाइप के रिएक्शन हम एप्रोटिक सॉल्वेंट में कर सकते हैं। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड व्हिच इज अगेन ए एप्रोटिक नॉन एक्वस सॉल्वेंट। क्योंकि इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कोई प्रोटॉन नहीं है, तो दिस विल बी एन aprotic non-aqueous solvent. Now कुछ इंपॉर्टेंट इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, so liquid SO2 is a water-like solvent and is such used extensively for carrying out a number of chemical reactions. particularly ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात करते हैं तो वहां पे SO2 बहुत ज्यादा एज एन एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज होते हैं। आगे हम इनकी कुछ केमिकल रिएक्शन डिस्कस करेंगे। अगर इसकी बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, इट इज अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो -75 डिग्री सेल्सियस। सो इट हैज ए वेरी गुड लिक्विड रेंज। लिक्विड रेंज मीन्स ये एक गुड टेम्परेचर के बीच में लिक्विड फॉर्म में आपकी लिक्विड SO2 एग्जिस्ट करेंगे। अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज ऑटो आयनाइजेशन। जिस तरह आपने वाटर में देखा, आपने अमोनिया में देखा, आपने H2SO4 में देखा, आपने HF में देखा, बिल्कुल उसी तरह ऑटो आयनाइजेशन प्रॉपर्टी आपकी लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड भी एग्जिबिट करते हैं। तो उसकी लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की ऑटो आयनाइजेशन को फॉर द फर्स्ट टाइम प्रपोज बाय टू साइंटिस्ट, दैट इज कोडी एंड एल्सेने, for the first time proposed the auto ionization of liquid sulfur dioxide. So again, two molecule of liquid sulfur dioxide undergoes auto ionization forming two another important ion. एक आपका बनाएंगे SO2 positive which is a cation, और आपका बना देंगे SO32 minus which is the anion. So the thionyl ion is the cation and the sulfide ion is the anion. तो ये आपका दो इंपॉर्टेंट आयन है which is the product of the auto ionization of your liquid sulfur dioxide. Now this
Thionyl ion, which is the cation, is the analog of either H3O positive in case of water, NH4 plus in case of your liquid ammonia. Similarly, the anion are the analog of, let's say, hydroxide in case of autoionization of water, amide in case of autoionization of liquid ammonia. And just like उसी तरह हमारे पास H2SO4 का भी कैटायन है, H2SO4 का भी एनायन है, जो कि हमारी स्पेसिफिक एसिड और बेसिक सब्सटेंस को डिफाइन करने में मदद करते हैं. सो ये याद रखिएगा, द ऑटोआयनाइजेशन रिएक्शन ऑफ लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, जिसमें हमारे कैटायन थायोनाइल आयन है, दैट इज SO2 प्लस, और हमारे पास एनायन जो है सल्फाइड आयन, दैट इज SO3 माइनस है. डाइपोल मोमेंट ऑलरेडी हमने बोला, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड का 1.61 डिवाई है, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका 17.278 माइनस 16.5 डिग्री सेल्सियस है. अब स्ट्रक्चर की बात करें, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड का टू इंपॉर्टेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है. तो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड इन दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में रेजोनेट करते हैं, जहां पे आपका ये डबल बॉन्ड बिटवीन बोथ दी ऑक्सीजन के बीच में यहाँ पे क्या होंगे, एक्सचेंज होंगे, और अल्टीमेटली जो इलेक्ट्रॉन डाइफ्रैक्शन जिसे हम एक्सआरडी कहते हैं, जब एक्सआरडी से लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर देखा गया, तो इट इज ए स्ट्रक्चर लाइक दिस, दैट इज बेंड टाइप स्ट्रक्चर और वी टाइप स्ट्रक्चर, हैविंग ए बॉन्ड एंगल ऑफ 120 प्लस माइनस 5 डिग्री, और जो सल्फर ऑक्सीजन जो बॉन्ड लेंथ है, दैट इज अराउंड 1.43 एंगस्ट्रॉम. सो दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ योर लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड. However, this complete structure is the result of two resonating structure, that is resonance structure number 1 is this and the second is this. अब इन दोनों में डिफरेंस देखें तो पहले स्ट्रक्चर में ये डबल बॉन्ड इस वाले सल्फर और ऑक्सीजन की बॉन्ड पे प्रेजेंट है, दूसरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड दूसरे सल्फर और ऑक्सीजन बॉन्ड पे शिफ्ट हुआ है. इट मींस ये जो आपका डबल बॉन्ड है, दैट इज डिलोकलाइजिंग ऑल ओवर द ऑक्सीजन सल्फर बॉन्ड. सो दिस स्ट्रक्चर हैव लाइक दिस प्रॉपर्टी की जो डबल बॉन्ड है वो दोनों सल्फर ऑक्सीजन सल्फर बॉन्ड पे क्या रहते हैं, डिलोकलाइज होते हुए रहते हैं. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड. नाउ कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हम देखेंगे लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड का. सो देखते हैं किस टाइप के रिएक्शन हम लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में कर सकते हैं. सो अगेन, जिस तरह आपने मेटाथेटिकल, आपने एसिड बेस रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन, आपने और भी रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दूसरे जो नॉन एक्वस सॉल्वेंट में देखा, बिल्कुल उसी तरह वही रिएक्शन आप लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में भी कर सकते हैं. सबसे पहला जो रिएक्शन आप लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में कर सकते हैं, दैट इज द मेटाथेटिकल रिएक्शन, जिसको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं. सो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन जो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में उसको स्टडीड किया था फॉर द फर्स्ट टाइम बाय अ साइंटिस्ट कॉल्ड इट जेंडर. तो जेंडर ने पहले ये देखा कि फॉर द फर्स्ट टाइम ये देखा कि हम लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में भी प्रेसिपिटेशन और मेटाथेटिकल रिएक्शन कर सकते हैं. सो लेट्स सी सम एग्जांपल. कुछ एग्जांपल जो हम लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल बेरियम आयोडाइड आपके जिंक थायोसाइनेट के साथ रिएक्शन करके बेरियम थायोसाइनेट का प्रेसिपिटेट होते हैं या बेरियम थायोसाइनेट बनते हैं, which will be precipitated out from the solvent along with the formation of zinc iodide. अब अगेन ये जो प्रेसिपिटेशन है, ये रिएक्शन डिपेंड करते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक solubility. मीन्स अगर रिएक्टेंट आपका लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में सॉल्युबल है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है बेरियम थायोसाइनेट इज इनसॉल्युबल इन योर लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड. तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे. तो याद रखिएगा जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है यूजुअली वो आपकी सॉल्युबिलिटी पे या स्पेसिफिक सॉल्युबिलिटी रिलेशनशिप पे डिपेंड करते हैं. मींस अगर रिएक्टेंट ए सल्फर डाइऑक्साइड में सॉल्युबल है, द प्रोडक्ट
may not be soluble in that particular solvent, that is liquid sulfur dioxide. अब बेरियम आयोडाइड सॉल्युबल है, जिंक थायोसाइनेट सॉल्युबल है, लेकिन जो बेरियम थायोसाइनेट है ये सॉल्युबल नहीं है, तो ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। उसी तरह एंटीमनी ट्राइक्लोराइड की बात करें, ये आपकी लिथियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करके एंटीमनी ट्राई आयोडाइड बनाते हैं। अगेन दिस एंटीमनी ट्राई आयोडाइड इज इनसॉल्युबल इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे along with the formation of lithium chloride salt। उसी तरह अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड सोडियम आयोडाइड के साथ रेक होके NaCl बनाते हैं which is insoluble in liquid सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये प्रेसिपिटेट आउट होंगे। लेड फ्लोराइड लिथियम सल्फेट के साथ रेक करके लेड सल्फेट बनाते हैं। अगेन लेड सल्फेट इज इनसॉल्युबल इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये यहाँ पे प्रेसिपिटेट आउट होंगे। बिल्कुल उसी तरह thionyl many thionyl derivatives have also been precipitated from the miscible solution of thionyl chloride। thionyl chloride के साथ रिएक्शन करके बहुत सारे नए नए thionyl derivatives आप भी लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिल्वर एसीटेट thionyl chloride के साथ रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट आउट होंगे along with the formation of thionyl acetate। so this is the first derivative of thionyl, that is thionyl acetate, जो कि सिल्वर एसीटेट और थायोनाइल क्लोराइड के साथ मिलके बनते हैं। उसी तरह पोटेशियम आयोडाइड और थायोनाइल क्लोराइड रिएक्शन करने पे पोटेशियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट आउट होंगे along with the formation of new thionyl derivatives, that is thionyl आयोडाइड, यहाँ पे आपका फॉर्मेशन होंगे। बिल्कुल उसी तरह पोटेशियम ब्रोमाइड थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम क्लोराइड प्रेसिपिटेट आउट होंगे और साथ ही साथ आपका नया थायोनाइल ब्रोमाइड डेरिवेटिव्स आपके यहाँ पे इस रिएक्शन में बनेंगे। तो अगेन जिस तरह आपने प्रोटिक सॉल्वेंट्स में मेटाथेटिकल या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कैरी आउट करा, बिल्कुल उसी तरह हम अप्रोटिक सॉल्वेंट लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में भी हम मेटाथेटिकल या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कर सकते हैं। सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ मेटाथेटिकल रिएक्शन जो कि आप लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल ऑफ सच रिएक्शन जो कि आप लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में कर सकते हैं, दैट इज द एसिड बेस रिएक्शन, या आप सॉल्ट फॉर्मेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, या आप उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी आप इसको कर सकते हैं। तो दैट विल डिपेंड अगेन ऑन द ऑटोआयनाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ सल्फर लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। आप ऑटोआयनाइज होकर हमें एक थायोनाइल आयन बनाते हैं और सल्फाइड आयन बनाते हैं। अब कौन से सब्सटेंस लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में एज एन एसिड एक्ट करेंगे, कौन सा सब्सटेंस लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में एज ए बेस एक्ट करेंगे, दैट विल डिपेंड कि उस सब्सटेंस को आप लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में डिसॉल्व करने पे इन दोनों में से कौन सा आयंस आपकी सॉल्यूशन में प्रोड्यूस होंगे। सो एनी कंपाउंड या एनी सब्सटेंस अगर वो आप उसको लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में डिसॉल्व करते हैं, तो अगर उसमें डिसॉल्व होने पे कोई भी सब्सटेंस अगर आपकी थायोनाइल आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, दैट इज SO2 पॉजिटिव, वो पर्टिकुलर सब्सटेंस लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में टिपिकल एसिड एक्ट करेंगे। तो कोई भी सब्सटेंस अगर थायोनाइल इस वाले आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, वो उस पर्टिकुलर लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में एज ए टिपिकल एसिड एक्ट करेंगे। लेकिन अगर कोई सब्सटेंस लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में डिसॉल्व होने के बाद सल्फाइड आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, सो एनी सब्सटेंस इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ SO3 2 minus ion, that will act as a typical base in liquid sulfur dioxide। so based on this we have let's see some important chemical reaction which is a example of salt formation in liquid sulfur dioxide। for example सीजियम सल्फेट थायोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होने पे आपका सॉल्ट बनाते हैं। अब अगेन एसिड बेस रिएक्शन का क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जब भी एक एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो एक तो यहाँ पे आपका सॉल्ट बनता है along with the सॉल्वेंट फॉर्मेशन, तो सॉल्ट के साथ सॉल्वेंट भी वहीं पे फॉर्म होते हैं, जैसे कि सीजियम सल्फेट और थायोनाइल क्लोराइड रिएक्ट होके सीजियम क्लोराइड का सॉल्ट बनाएंगे along with the formation of sulfur dioxide which is the solvent। उसी तरह पोटेशियम सल्फेट थायोनाइल आपकी थायोसाइनेट के साथ रिएक्शन करके अगेन थायोसाइनेट सॉल्ट बनते हैं along with the formation of solvent that is SO2। उसी तरह आपके NN मिथाइलेमीन और अगर आप
थायोनाइल ब्रोमेट का रिएक्शन करते हैं तो आपका सॉल्ट बनेंगे, दैट इज एन एन डाइमिथी एन एन मिथाइल ब्रोमेट प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। सो इस तरह कुछ आपका एसिड बेस या सॉल्ट फॉर्मेशन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी आप इस एप्रोटिक सॉल्वेंट दैट इज लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में आप कर सकते हैं। जिस तरह आपने प्रोटिक सॉल्वेंट में देखा था, बिल्कुल एप्रोटिक सॉल्वेंट भी ऐसे रिएक्शंस को अलाउ करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल इज द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन, मीन्स दो रिएक्टेंट एक दूसरे के साथ सिंपल केमिकल लिंकेज के थ्रू इधर आयनिक लिंकेज कोऑर्डिनेशन लिंकेज के साथ कंबाइन होके एक नया स्पीशीज देते हैं, उनको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो आपकी लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में फॉर द फर्स्ट टाइम हुआ discovered by the scientist Walden and his collaborator। वाल्टन और उसके जो कोलेबरेटर उस फील्ड में जो काम कर रहा था, उन्होंने फॉर द फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। एग्जांपल देखें तो मोस्टली स्टाइलबीन ट्राइक्लोरेट, पेंटाक्लोरेट, हेक्साक्लोरेट, इस टाइप के कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन दिखाते हैं इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। फॉर एग्जांपल आपके एंटीमनी ट्राइक्लोराइड, हाँ एंटीमनी हेलाइड्स जो है पोटाशियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके आपके पोटाशियम एंटीमनी क्लोराइड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जैसे कि K3SbCl6। उसी तरह एंटीमनी हेक्साक्लोराइड पोटाशियम क्लोराइड के साथ कंबाइन होकर KSbCl6 टाइप कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। उसी तरह आपकी SbCl5 इस मिथाइल एमीन डेरिवेटिव के साथ कंबाइन होकर मिथाइल एमीन और आपके एंटीमनी क्लोराइड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। एंटीमनी पेंटाक्लोराइड इस आपके पास एसाइल क्लोराइड के साथ रेक करके आपके पास जो एसाइल एंटीमनी क्लोराइड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। सो दिस ऑल, ये सारे जो आपके पास कॉम्प्लेक्स हैं, दिस आर कॉल्ड एज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन भी आप लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड सॉल्वेंट में आप कर सकते हैं। सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन जो आपकी लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड विच इज एन नॉन एक्वस एप्रोटिक सॉल्वेंट है, उसमें आप कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज द रिएक्शन विद ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं आप लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में। सो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड इज अ वेरी यूजफुल solvent for carrying out several types of synthetic organic reactions। क्यों? One is non-inflammability, second is inertness, third is convenient temperature range, and the last is solubility of organic compounds। So many organic compounds are there which are, याद रखिएगा, soluble in liquid sulfur dioxide। तो सल्फर डाइऑक्साइड कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हैं, जैसे कि नॉन इन्फ्लेमेबल, इनर्टनेस है उस रिएक्शन के लिए, कन्वीनियंट आपकी टेम्परेचर रेंज है, और सॉलिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड मेक्स liquid SO2 a good solvent to carry out many synthetic organic reactions। For example, सल्फोनेशन रिएक्शन आप लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में कर सकते हैं। बेंजीन की आप सल्फोनेशन इजीली कर सकते हैं थ्रू दिस रिएक्शन विद गुड यील्ड, बहुत अच्छे यील्ड के साथ आप सल्फोनेशन रिएक्शन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड एज ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट लेके कर सकते हैं। अगेन फ्रीडल क्राफ्ट अगेन इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन है। अब फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन को भी आप लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में कर सकते हैं। इसका एडवांटेज क्या है? जो कैटलिस्ट हम फ्रीडल क्राफ्ट में रिएक्शन में लेते हैं विच इज अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, दिस पर्टिकुलर catalyst is highly soluble in लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। ये अल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड है, वो बहुत अच्छे से सॉल्युबल होते हैं लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसीलिए आप लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में बहुत अच्छे यील्ड के साथ, या हम ये कह सकते हैं लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड को हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करने के लिए ऐसे मीडियम आप यूज कर सकते हैं। सो अगर आप बेंजीन की आपकी अल्काइल फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करें विद योर दिस एसाइल क्लोराइड C6H5COCl, तो आपको ये अल्काइलेटेड प्रोडक्ट, एसाइलेटेड प्रोडक्ट आपको इस फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में मिलेंगे along with the formation of
HCl. So this is again important solvent to carry out many such synthetic organic reactions. उसी तरह आप ब्रोमिनेशन भी कर सकते हैं, आप ब्रोमिनेशन रिएक्शन भी कर सकते हैं बहुत अच्छे से by using liquid sulfur dioxide as a solvent. और ब्रोमिनेशन में यूजुअली आपका सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट मिलेंगे. अगर आप फॉर एग्जांपल फिनोल की क्या करते हैं, ब्रोमिनेशन करते हैं विद Br2 के साथ इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, तो आपको यहाँ पे ब्रोमो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिल सकते हैं लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में. सो ब्रोमिनेशन भी कर सकते हैं, सल्फोनेशन भी कर सकते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी कर सकते हैं. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस था जो कि आप लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड एज ए नॉन एप्रोटिक नॉन एक्वस सॉल्वेंट यूज करके आप कर सकते हैं. बिल्कुल उसी तरह अदर जो रिएक्शन है, जैसे कि आप सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन भी कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह आप सॉल्वेशन रिएक्शन भी कर सकते हैं टू कर सकते हैं बाय टेकिंग लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड एज ए नॉन एक्वस सॉल्वेंट. So these are the few important reactions that can be carried out by taking liquid sulfur dioxide as a non-aqueous solvent. तो जिस तरह आपका प्रोटिक नॉन एक्वस सॉल्वेंट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल उसी तरह एप्रोटिक नॉन एक्वस सॉल्वेंट भी इंपॉर्टेंट है. जो कुछ आप प्रोटिक सॉल्वेंट में कर सकते हैं, बिल्कुल वही रिएक्शन आप एप्रोटिक सॉल्वेंट में भी कर सकते हैं. द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट एप्रोटिक सॉल्वेंट का अपना प्रॉपर्टी है, प्रोटिक सॉल्वेंट का अपना प्रॉपर्टी है. फॉर एग्जांपल आपने देखा SN1 रिएक्शन प्रोटिक सॉल्वेंट में बहुत अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन SN2 रिएक्शन आप एप्रोटिक सॉल्वेंट में प्रोटिक से ज्यादा अच्छे से आप कर सकते हैं. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर नॉन एक्वस सॉल्वेंट कि प्रोटिक अपना प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, एप्रोटिक अपना प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं. सो दिस इज one of the best example of aprotic solvent or aprotic non-aqueous solvent which has been extensively used in the chemistry to carry out many chemical reactions. तो ये था हमारा aprotic solvent and one important example of aprotic solvent that is liquid sulfur dioxide. तो इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं. थैंक यू.